स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक, अकाउंट्स का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे आज, जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। मैं इसके बारे में बताता हूं आपको कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज जब हम किसी भी व्यक्ति को सेल करते हैं और उस व्यक्ति से वो जो पैसा मिलने वाला होता है सेल के बदले में, उस पैसे को लेने के लिए एक विनिमय विपत्र लिखा जाता है जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इस पर जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो अपनी स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस प्रदान करता है और उसके बाद वो पार्टिकुलर व्यक्ति जिसने माल बेचा था वो उस बिल को अपने पास समय तक रखता है और एज ए प्रूफ, एविडेंस के तौर पर उसके पास ये रहता है। और जब बिल डेट आती है, जितने भी मंथ के लिए वो लिखा गया है, वो बिल डेट आती है, वो जाकर अपना पेमेंट, अपना भुगतान रिसीव कर लेता है। स्टूडेंट्स, ऐसा भी होता है कई बार कि अगर मान लो उस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है तो उस बिल को वो बैंक से कुछ प्रतिशत, कुछ डिस्काउंट पर भुना लेता है, डिस्काउंटिंग करा लेता है और उसके बाद वो पैसा लेकर अपने पर्सनल यूज़ में या बिजनेस के लिए वो उस पैसे को यूज़ कर पाता है। कई बार उसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ऐसा बिल किसी अन्य व्यक्ति को इंडोर्स करना पड़ता है, तो ऐसा भी वो कर सकता है, या कलेक्शन के लिए बैंक भेज सकता है। एक बिल के बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं, एक बार डिस्कस करेंगे इसके बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय साध्य लेख यानी ये एक्ट हमारा, अगर हम बात करें 1981 की, तो इसमें उसके बारे में बताया हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना ये टॉपिक, तो एक बार देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोर्ड पर। बिल ऑफ एक्सचेंज, हम बात करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज होती हैं, तो कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं सेलर की। सेलर और एक बायर। स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं सेलर के बारे में और बायर के बारे में। एक थर्ड पार्टी और होती है, उसके बारे में ही बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलर की। सेलर को ड्रॉयर बोला जाता है, ड्रॉयर। और अगर हम बायर की बात करते हैं तो इसको ड्रॉई बोला जाता है, ड्रॉई। स्टूडेंट्स, सेलर माल बेचने वाला व्यक्ति और ड्रॉई यानी बायर की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो होगा माल खरीदने वाला व्यक्ति होगा। ये दो पार्टीज होती हैं इसमें। कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमने किसी थर्ड पार्टी को बिल अगर ट्रांसफर किया है तो उसको हम एंडोर्स एंडोर्सी उसको बोलेंगे। ये थर्ड पार्टी हो सकती है। बेसिकली इनसे रिलेटेड हमें एंट्रीज करनी है, तो किसी भी बिल को लिखने वाला व्यक्ति सेलर, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको ए मानकर हम क्वेश्चन करेंगे। और अगर हम बात करते हैं बायर की, तो इसको हमेशा हम बी मानकर क्वेश्चन करेंगे। और इंडस्ट्री की बात करते हैं, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, जिसको पैसा हमें देना होगा, तो उसको हम सी मानकर क्वेश्चन करेंगे। आपको नोट्स मिल जाएंगे और जनरल एंट्रीज किस प्रकार से करनी है, कैसे कैसे आपको एंट्रीज करनी है, तो उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होगी सेलर के पक्ष में एंट्रियां और क्या होंगी बायर के पक्ष में एंट्रियां, और इंडोर्सेस के केसेस में किस तरीके से एंट्रियां होंगी, मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, देखते हैं एक बार फिर से बोर्ड पर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पर एक बिल लिखा हुआ है कि ए ने बी को 5,000 रुपए का माल बेचा और 3 माह की अवधि का एक बिल लिखा। ए गुड सोल्ड टू बी एंड रिटन ए बिल फॉर 3 months, यहां पर लिखा हुआ है। इसके बाद उसने उस बिल को
भुगतान तिथि तक, पेमेंट की ड्यू डेट तक अपने पास रखा और बिल का समय पर पेमेंट हो गया। ये पहली कंडीशन रहेगी। तो सबसे पहले ए के बारे में बात कर लेते हैं। ए और बी के यहां पर क्या एंट्री होंगी, तो हम इनके दोनों के जर्नल के कॉलम बना लेंगे और उसके बाद लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, और यहां पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ बी। सबसे पहली एंट्री की बात करते हैं हम। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, अगर ए ने बी को माल बेचा है यानी सेल किया है, तो सेल की एंट्री पहले करेंगे। ए ने बी को माल बेचा है तो बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड सोल्ड टू बी। ये एंट्री हो जाएगी। इसकी अपोजिट एंट्री अगर हम पास करेंगे तो यहां क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। इस तरीके से हम ये सबसे पहली एंट्री करेंगे सेल आउट परचेज की। उसके बाद हम दूसरी एंट्री करेंगे एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब ए बी पर बिल लिखता है तो बी उस बिल पर अपने साइन, अपने सिग्नेचर करने के पश्चात ए को वापस लौटा देता है। उस बिल में क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स, उस बिल में लिखा है कि ए ने पार्टिकुलर डेट को इतनी अमाउंट का माल बी को बेचा और बी उसका समय पर यानी 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद, जितने भी दिन बाद पेमेंट करने के लिए एग्री हो जाता है तो उस पर साइन करता है और उसके पश्चात इसे लौटा देता है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी ये। इसके बाद अगली एंट्री जिसकी बात कर रहा हूं मैं एक्सेप्टेंस की, वो एंट्री होगी। तो बिल स्वीकृत कराने के बाद ए के पास वापस आ जाएगा। तो यहां एंट्री होगी बी आर बिल रिसीवेबल। स्टूडेंट्स, बी आर का मतलब होता है बिल रिसीवेबल। बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, क्योंकि बी से हमें रिसीव हो रही है एक्सेप्टेंस। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। इस तरीके से एंट्री कर लेंगे हम। ये एंट्री 5000 से होंगी क्योंकि क्वेश्चन में 5000 मैंने लिया था। यहां पर इसकी विपरीत एंट्री कर लेंगे यानी अपोजिट एंट्री कर लेंगे। एज अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट बीइंग acceptance given to A। इस तरीके से ये एंट्री पास हो जाएगी हमारी। मैंने आपको सेल की एंट्री बताई स्टूडेंट्स, उसके बाद एक्सेप्टेंस की एंट्री बताई। इसके बाद आगे की एंट्री करेंगे हम। सबसे पहले तो इन दोनों एंट्री को करने के बाद आपको यह ध्यान देना है कि जो बिल लिखा जा रहा है उसका ए ने यानी सेलर ने
इसकी बात कर रहा हूं, क्या यूज किया है। इसके यूज करने के 4 फैक्ट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। या तो वो पार्टिकुलर डेट तक सेलर अपने पास रखे रहे उस बिल को, और पेमेंट डेट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो भी आ रही है उस पर जाकर पेमेंट कर दे, पेमेंट जाकर रिसीव कर लेगा बी से। अगर आप वो यूज नहीं करना चाहते उस बिल का, तो आपको उस बिल को बैंक से भुनाना होगा। भुनाने का मतलब कि आपको आवश्यकता है उतने पैसे बैंक देगा, लेकिन उस बिल में से कुछ अपना चार्ज डिस्काउंट के रूप में काट लेगा। मान लो 5,000 का बिल है और 5% डिस्काउंट पे आपने वहां से डिस्काउंटेड करा लिया या भुना लिया, तो वहां पर आपको 5% 5,000 का काट कर 250 रुपए, बाकी का पेमेंट आपको बैंक कर देगा। तो आप उस पैसे का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए सी पार्टनर आपका, सी कोई पार्टिकुलर बंदा है इंडोर्सेस, और उसे आपसे पैसे लेने हैं 5,000 रुपए, बट आपके पास देने के लिए नहीं है, यानी सेलर के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा, उस बंदे को बिल दे देगा, बिल ट्रांसफर कर देगा, और उस पार्टिकुलर डेट पर जाकर सी बी से वो पैसा वसूल लेगा। तो इस तरीके से हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सेलर की बात कर रहा हूं, सेलर अपना वो बिल कलेक्शन के लिए अपने अकाउंट में भेजता है, बैंक उसका अमाउंट उस पार्टिकुलर बी से कलेक्ट करके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और ये जो काम उसने किया है, बैंक ने सर्विस प्रोवाइड की है, उसके बदले में एक नॉमिनल चार्ज लगाता है, वो चार्ज आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब यूज की बात करने वाले हैं, तो किसी भी बिल के 4 यूजेस हो सकते हैं, कोई भी 4। तो मैं चारों यूजेस बता रहा हूं आपको। जब मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो उनमें प्रॉपरली एक एक पेज पर वो यूजेस लिखे हुए हैं, और आपको उस फॉर्मेट को कैसे यूज करना है ये भी वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा आपको। तो आगे की एंट्री देख लेते हैं इसमें। जैसा कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में कि कोई भी यूज नहीं किया है सेलर ने, सेलर यानी ए, तो उसकी एंट्री यहां पर यूज ना करने की कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ये यूजेस की एंट्री है, अगर यूज नहीं किया तो नो एंट्री हो जाएगी। और सिमिलरली यहां पर भी नो एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से आपने नो एंट्री कर ली स्टूडेंट्स। अब जो बिल का ड्यूरेशन टाइम है वो पूरा हो चुका है, तो ए यानी सेलर बी के पास जाएगा और पेमेंट डिमांड करेगा। बी उसको पेमेंट देगा, तो क्वेश्चन में बिल की पेमेंट हो रही है, तो यहां पर पेमेंट की एंट्री होगी, यानी चौथी एंट्री होगी हमारी। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी चौथी एंट्री क्या होगी, हमें कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से बी आर जो कि उस व्यक्ति की एक्सेप्टेंस थी वो चला जाएगा। तो यहां हो जाएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑफ बिल। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। इसके अपोजिट एंट्री यहां पर करेंगे, यहां पर इसको बीपी अपनी वापस मिल जाएगी, जो एक्सेप्टेंस इसने दी थी वो बीपी के रूप में इसके पास वापस आ जाएगी। और 2 कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड, या बिल पेड भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। इस तरीके से मैंने चारों एंट्री करना बताया आपको। सबसे पहली एंट्री बताई थी मैंने इससे पहले कि माल बेचने की क्या एंट्री होती है। दूसरी एंट्री बताई कि एक्सेप्टेंस अगर रिसीव होती है, स्वीकृति रिसीव होती है, तो उसकी क्या एंट्री होती है। उसके बाद बिल के यूजेस की एंट्री यहां पर बताई, और उस सिचुएशन में जो पेमेंट हो रहा है अगर बिल का, तो ये एंट्री आपको बताई मैंने। इसके बाद आपको एक बात और बता देता हूं
नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के लिए जो BR है वो BR ही रहेगा, लेकिन कभी भी खरीदने वाले व्यक्ति के लिए जो कि बायर या परचेजर है या ड्रॉई है, उसके लिए हमेशा ये BP रहता है, बिल्स पेबल। इसको किसी ना किसी को तो पे करना है, तो इसके लिए हमेशा क्या रहेगा, बिल्स पेबल। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी एंट्रीज बनाई। क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको दे रहा हूं, और इस फॉर्मेट में आप कैसे बनाएंगे ये भी बताता हूं आपको। कि जब आप पहला यूज करेंगे तो पेमेंट की पहली एंट्री करेंगे, और अगर पेमेंट नहीं होती है तो नहीं, पेमेंट ना होने की यानी बिल के डिसऑनर होने की एंट्री भी पहली ही करेंगे। पेमेंट होगी या नहीं होगी, दो ही सिचुएशन होंगी। तो पेमेंट होती है तो पेमेंट वाली एंट्री, पेमेंट नहीं होती है तो पेमेंट ना होने वाली एंट्री आप करेंगे। उसके बाद आगे की बात करते हैं। जो स्टूडेंट्स इन एंट्रीज के बाद एक बार देखते हैं, स्टूडेंट्स केस, अगर केस नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, बिल में बेचने की एंट्री और एक्सेप्टेंस की तो सेम एंट्री होती हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप सेकंड नंबर का यूज़ करते हैं, यानी बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा लेते हैं 5%, 6%, 7% अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो आप उसकी एंट्री करेंगे। तो अगर 2 नंबर का आपने यूज़ किया है, प्रयोग आपने बिल का किया है सेकंड नंबर वाला, तो नेक्स्ट पेज पर जब पेमेंट की एंट्री होगी तो वो भी सेकंड नंबर की होंगी। और नेक्स्ट पेज पर जब आप एंट्री करेंगे और बिल का पेमेंट नहीं होता है, तो उस केस में भी आप बिल के पेमेंट ना होने यानी डिसऑनर की भी जो एंट्री करेंगे वो सेकंड नंबर की ही करेंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर आपने तीसरा केस चुना है तो तीसरे के हिसाब से तीसरी पेमेंट की एंट्री और तीसरे पेमेंट ना होने यानी डिसऑनर की एंट्री करेंगे। और चौथा केस अगर आप लेके चल रहे हैं तो चौथे में भी आप यूज़ करेंगे प्रयोग। अगर चौथा वाला आपने यूजेज अगर चौथा वाला किया है तो चौथे नंबर पर जो एंट्री है वो पेमेंट की भी एंट्री वही होगी, और नो, अगर बिल का पेमेंट नहीं हो रहा तो बिल के पेमेंट ना होने की एंट्री भी चौथे नंबर की ही करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि कई बार बिल डिसऑनर हो जाता है, एक बार में पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो उसका पेमेंट जिस तरीके से मिल रहा है, मान लीजिए आधा पेमेंट वो बंदा देने के लिए तैयार है और आधा आगे के लिए मांग रहा है टाइम कि आगे 2 महीने 3 महीने का और टाइम उसे मिल जाए, तो उसमें पेमेंट वो करेगा। तो उसके लिए जो सेलर होता है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जो पेमेंट जितना कैश दे रहा है उस पेमेंट को उसे ऐड कर लेता है और रिमेनिंग का एक नया बिल लिख देता है। तो रिमेनिंग के केस में अगर ऐसा होता है कहीं भी, अगर रिमेनिंग के केस में कहीं भी ऐसा होता है, तो जो इंटरेस्ट दे रहा है उसके लिए एक इंटरेस्ट की एंट्री होगी। बता देता हूं आपको। तो ए से इंटरेस्ट मिलेगा आपको, बी इंटरेस्ट देगा तो इंटरेस्ट की एंट्री होगी यहां पर ड्यू करने की, बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बिल, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये एंट्री पास कर लेंगे। ये ए के यहां पर होगी यानी सेलर के यहां पर। बी के यहां की बात करते हैं तो इसकी इनवर्स एंट्री कर लेंगे इधर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट और टू एज अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ये एंट्री करने के बाद, इस एंट्री के बाद आपको जो भी पैसा मिलता है इन कैश, चाहे वो बिल की अमाउंट में से आधा हो, चाहे 1/4 हो या 1/3 हो, जो भी पैसा मिल रहा है और प्लस इंटरेस्ट भी अगर आपको नगद मिल रहा है, तो आप यहां कैश की एंट्री एक कर रिसीव कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ये आप एक और एंट्री कर लेंगे यहां पर। इसके विपरीत आप एंट्री करना चाहेंगे यहां पर। इसके बाद एक और एंट्री अगर आप करना चाहते हैं तो यहां एंट्री कर सकते हैं आप, एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
बीइंग अमाउंट पेड इन कैश। इस तरीके से आप एंट्री पास कर लेंगे। स्टूडेंट्स, जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पर भी अगर मुझे ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और उसमें आपको ये लिंक पे मिल जाएगा। तो बेसिकली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये नोट्स जो आपको प्रोवाइड होंगे उसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। बिल की डेट में लेकर कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसकी बात करते हैं। बिल जिस दिन लिखा जाता है और जिस दिन उसका पेमेंट होता है तो ग्रेस पीरियड के उसमें 3 दिन मिलते हैं। तो अगर मान लो कि बिल 1 मार्च से लिखा गया है और 3 महीने के लिए उसका ड्यूरेशन पीरियड है, तो मार्च को छोड़ते समय अप्रैल मई जून 1 हो जाएगा। तो जून में 3 दिन ग्रेस पीरियड के हम ऐड कर लेते हैं। तो पेमेंट जो होगी वो 4 जून को होगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि इनकी डेज कैसे रखेंगे। मान लीजिए 1 मार्च को बिल लिखा गया है और 1 मार्च को बिल लिखा है, इसका जो ड्यूरेशन पीरियड है वो 3 मंथ्स है। थ्री मंथ्स। तो मार्च के बाद का बात करते हैं। अप्रैल, मई और जून। तो 1 जून को यहां पर डेट आएगी। इस जून में 3 दिन और जोड़ दिए जाएंगे ग्रेस पीरियड के बिल में। तो आपकी जो पेमेंट डेट बनेगी, पेमेंट डेट क्या होगी, वो होगी आपकी 4 जून। इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो डेट में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बताने का तरीका आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से इसको करेंगे, वो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस तरीके के दूंगा जिनसे आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक से एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ताकि परीक्षा में आते समय किसी भी क्वेश्चन का हल आप आसानी से निकाल पाए। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट कर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।